हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई होप सब कुछ बेहतर चल रहा है आपके जीवन में, पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि यूपीएसआई 2025 का जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स भी मिक्स होते हैं इसमें। तो प्रॉपर तरीके से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज में ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और बाइलिंगुअल सीरीज है ये, ताकि आप किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, चाहे इंग्लिश या हिंदी, आप बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपका मनोबल बढ़ेगा, साथ ही साथ मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, तो और भी बेहतर तरीके से मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन दी फॉलोइंग्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ओजोन होल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ओवर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ऊपर पहली बार ओजोन होल कब खोजा गया था? देखो, डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर होता है। डिस्कवर उसको किया जाता है जो पहले से ही मौजूद हो। इन्वेंट उसको किया जाता है जो कि नई चीज बनाई जाती है। जैसे बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, लेकिन जो ग्रह होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं उनकी खोज की जाती है। वो ऑलरेडी होते हैं, बस उनको डिस्कवर किया जाता है। इन्वेंशन में कोई नई चीज बनाई जाती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो ओजोन होल पहली बार डिस्कवर किया गया अंटार्कटिका के ऊपर कब? 1984, 1980, 1936 या फिर 1975? राइट आंसर इज 1984। एक्चुअली में हुआ था 85 में, शुरुआत हुई थी इसकी। ये शुरू हो गया था 1984 में, दैट्स वाई ये यहाँ पे ऑप्शन है। बट एक्चुअल में अगर कभी पूछे तो ऑप्शन में अगर 85 होगा तो हमेशा उसको टिक करना। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं जिसमें 84 और 85 दोनों साथ में दिया हो। तो ये ध्यान रखना। ओजोन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें, जैसे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाया जाता है ओजोन? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो O3। ओजोन का जो होता है, ओजोन गैस जो होती है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3। 1987 में एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था। क्या उसका नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्यों किया गया था? तो जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनके यूज पे रोक लगाई जाए, इन पे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाया जाए इनके इस्तेमाल पे। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। कब हुआ था? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट ऑफ जापान इज नोन एज सिल्क पोर्ट? ऑप्शंस है टोक्यो, ओसाका, नागासाकी या फिर योकोहामा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, योकोहामा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के एकदम पैटर्न पे ही हैं। तो आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं इस वीडियो के अंत में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, और इसकी जो PDF है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। फ्यूचर अपडेट्स और भी वीडियो के लिंक्स वगैरह या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इसका सही आंसर है योकोहामा। जापान से रिलेटेड कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। जैसे ये एक टोटली आइलैंड नेशन है जापान, मेनली 4 आइलैंड से मिलके बना है। ऐसे ये आइलैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके 4 आइलैंड्स हैं और इनका नाम है। जैसे पहला ये है होक्काइडो, फिर ये दूसरा है होन्शु, तीसरा आता है शिकोकू और चौथा है क्यूशु। यहाँ पे होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। सबसे बड़ा अगर पूछे तो वो होन्शु है। होन्शु आइलैंड जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसी आइलैंड पर आपको माउंट फुजी मिलेगा, जो कि हाईएस्ट पीक भी है जापान की। जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वो भी आपको इसी ये क्या बोलते हैं, इसी होन्शु पर ही मिलेगा। और ये जो योकोहामा पोर्ट है वो भी आपको होन्शु पर ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कई बार अगर मान लो पूछ ले माउंट फुजी की हाइट क्या है, तो 3776, 3776 मीटर। ओके, ये माउंट फुजी की हाइट है। लार्जेस्ट रिवर जापान की, तो शिनानो, SHINANO, शिनानो, ये हाईएस्ट रिवर है, सॉरी लार्जेस्ट रिवर है जापान की। अच्छा, होकाइडो जो आइलैंड है सबसे ऊपर वाला, इसको गार्डन ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। वहां पे एक ट्राइब रहती है, आइनू ट्राइब। वो ज्यादातर वहां पे मतलब उनकी संख्या ज्यादा है, AINU, आइनू ट्राइब। तो ये कई बार PCS जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आइनू ट्राइब किस देश में पाए जाते हैं, तो वो जापान में है। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? हाँ, ये होक्काइडो और होन्शु बीच में एक स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट।
कौन सी स्टेट है? सुगारू। यहाँ पे मैं कुछ इरेज कर देता हूँ, जैसे मान लो ये शिनानो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो स्टेट क्या है? TSUGARU, सुगारू स्टेट है, जो कि होक्काइडो और होन्शु आइलैंड को अलग करती है। आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज मैथन डैम सिचुएटेड? मैथन डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है? गंगा, कोसी, बराकर या फिर सोन? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बराकर नदी। ये आपको मिलेगी झारखंड में, ठीक है। कौन सी? बराकर नदी, मैथन डैम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं थोड़ा सा टेक्निक बताता हूं। अब यहां पे दो सेंटेंसेस ऐसे लिखे हुए हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, है ना, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक तो गलत होगा। और आपको इतना तो पता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो अलग हैं, फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं है। तो ये वाला तो सही है, लेकिन ये पहला वाला गलत हो जाएगा। और उस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यही पूछा ना कि कौन सा सेंटेंस गलत है, विच वन इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बाकी के दो ऑप्शंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा और फटाक से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो ये तकनीक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, इस वजह से ये पहला ऑप्शन, ठीक है, वो पहला ऑप्शन सही है और सेंटेंस जो है वो गलत है। तो बाकी के अगर सेंटेंसेस को देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 51 ए एक्सप्लेन्स द 10 ड्यूटीज ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। जब आर्टिकल 15 ए डाला गया था, 51 ए डाला गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया था, तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया था? तो 42nd कब आया था? 1976 में आया था, 42वां संवैधानिक संशोधन। तो जब इसको एंटर किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो सिर्फ 10 ड्यूटीज थी। फिर बाद में एक और अमेंडमेंट आया, 86th अमेंडमेंट, कब आया था? 2002 में आया, और उसके अंतर्गत एक और ड्यूटी ऐड की गई। तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। तो अगर पूछे टोटल कितनी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो 11 है, ठीक है। अगला प्रश्न, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर द फॉलोइंग। किन किन चीजों के बारे में पावर होती है पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की? यूनियन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। स्टेट या सब स्टेट डोमिनियन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, कानून बना सकती है पार्लियामेंट। इंडियन सिटीजन्स लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड देयर प्रॉपर्टी, ये गलत है। देखो, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर तो कानून बना सकते हैं, लेकिन मान लो कोई नागरिक है, उसने यूएसए में अपनी कोई प्रॉपर्टी बना रखी है, ठीक है, तो अब उस यूएसए की प्रॉपर्टी पे तो भारत की सरकार का कोई हक नहीं है ना, उस पर कानून नहीं बना सकते। सो टेक्निकली ये वाला सेंटेंस गलत हो जाता है, और इस वजह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, हु सेड दिस? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्वासी फेडरल होता क्या है। अर्ध संघात्मक इसको बोलते हैं। अर्ध संघात्मक क्या है? यानी कि उसमें फेडरलिज्म का भी स्ट्रक्चर होता है और यूनियन स्ट्रक्चर भी होता है। यूनियन कैसे? कि भारत का जो संविधान है वो, उसमें यूनियन पावर्स भी हैं, यानी कि यूनियन फीचर्स भी हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक सेंटर है ना, सरकार जो होती है केंद्र में होती है, वो सबसे मजबूत होती है, वही कानून बनाती है, उसी के पास में पावर होती है सबसे ज्यादा। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये यूनियन फीचर है। लेकिन जो पावर्स हैं वो स्टेट्स के पास भी हैं, स्टेट्स में भी पावर डिवाइड की गई हैं, और यही फीचर क्या होता है? संघात्मक फीचर होता है। इसीलिए तो भारत को एक संघ कहा जाता है ना। इंडिया, इंडिया, वो जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया जो कि भारत है वो स्टेट्स का एक संघ है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, ऐसा किसने कहा? टीडी बसु, एमपी वैली, सॉरी एमवी पैली, या फिर आइवर जेनिंग्स, या फिर केसी वेयर? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, केसी वेयर। समझ में आ गया ना? क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक, यूनियन फीचर्स भी हैं हमारे पास, और हमारे पास संघ फीचर्स भी हैं, ठीक है, फेडरल फीचर्स भी हैं। Which one of the following is not included in the recommendations of सरकारिया कमीशन? इनमें से सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस में कौन सा नहीं है? पहला,
एक्टिव पॉलिटिशियंस शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, बिल्कुल सही बात है, ऐसा सरकारिया कमीशन में कहा गया था। अच्छा, सरकारिया कमीशन से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पहले देख लो। जैसे ये जो सरकारिया कमीशन आया कब था? 1983 में आया था, ठीक है। 1983 में आर एस सरकारिया, जस्टिस आर एस सरकारिया थे, उनकी अध्यक्षता में ये कमीशन आया था, इसलिए इसको सरकारिया कमीशन कहा गया। अब उस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। कई बार ये भी पूछ लेता है किस चीज से संबंधित था, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर था ये कमीशन। तो एक्टिव पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनको गवर्नर नहीं बनाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऐसा उस रिकमेंडेशन में कहा गया था। द गवर्नर्स शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द पैनल गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, बिल्कुल सही। रिटायर्ड गवर्नर्स शुड बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही। एंड अ पर्सन बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट रूल्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी, बिल्कुल सही। अगर देखेंगे तो इसमें चारों सेंटेंसेस सही हैं, यानी कि जितने भी रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन ने दिए थे वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि उनमें से ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं सब सही हैं। तो गलत कहाँ पे है? टेक्निकली कह सकते हो कि ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा गलत है। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। लास्ट वाला अगर ऑप्शन ना समझ में आए तो इसको ऐसा समझो। आर एस सरकारिया जो थे, यानी कि जो सरकारिया कमीशन था, उसने ये कहा था कि मान लो कोई ऐसा स्टेट जहां पे किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो, ऐसी पार्टी जिसकी गवर्नमेंट केंद्र में ना हो। इसको ऐसे उदाहरण के लिए समझो कि मान लो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और तमिलनाडु में डीएमके, एम के स्टालिन की गवर्नमेंट है। तो सरकारिया कमीशन के हिसाब से तमिलनाडु में जो गवर्नर होगा वो बीजेपी का नहीं होगा, किसी और पार्टी का होगा, ठीक है, ऐसा सरकारिया कमीशन ने कहा था। यानी कि ऐसा स्टेट जहां पर रूलिंग पार्टी की सरकार ना हो तो वहां पे रूलिंग पार्टी का गवर्नर नहीं होगा, ऐसा सरकारिया कमीशन ने कहा था। देखो लिखा भी है ना, केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, ठीक है। अच्छा, सी वाला क्यों गलत हो सकता है थोड़ा सा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिटायर्ड गवर्नर शुड बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल किसी और जगह वो दोबारा काम नहीं कर सकते अगर वो रिटायर हो गए, लेकिन उनको सेकेंड टर्म पे गवर्नर बनाया जा सकता है, प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है और वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है। तो एक तरीके से वो गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड करेंगे। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है कि ये चीज उसमें नहीं इंक्लूडेड थी। अगर ये चीज ऐसे लिखी होती कि रिटायर्ड गवर्नर्स शुड बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट सेकेंड टर्म एज अ गवर्नर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल ये सही होता, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिखा है ये वाली पर्टिकुलर चीज तो इस नाते ऑप्शन सी सही हो जाता है, यानी कि जो सेंटेंस है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक को असर्शन के नाम से लिखा गया और दूसरा रीजन है। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ओनली इफ ही इज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि कोई भी उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा, यानी कि एलिजिबल होगा। अच्छा, ये बात किस में कही गई है पता है? आर्टिकल 66 का क्लॉज 3, उसमें ये बात कही गई है। रीजन क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी सही है और इसको कहा गया है आर्टिकल 64 में। तो असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पे देखेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ वैलिड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 15, 20, 25 या फिर नन ऑफ द अबव? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोटल 20 सीट्स हो सकती हैं इनकी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल 81 में कहा गया है। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द राज्यसभा फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड, यानी कि किस साल में पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था? 1951, 50, 51, 52 या फिर 53? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 52 में हुआ था। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब नोट कर लेना, ठीक है, जैसे कि अच्छा, राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राज्यसभा का जो गठन है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में है, ठीक है। पहली राज्यसभा जब गठित हुई थी उसके चेयरमैन पहले कौन थे? डॉक्टर SRK, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। और राज्यसभा का गठन हुआ कब था? तो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था।
ठीक है। लोकसभा का पहला गठन कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1952 में हुआ था। ध्यान रखना 10 दिन बाद ही हुआ था। और पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। क्वेश्चन नंबर 11, अ कमिटी constituted in 2014 under the chairmanship of नरपत मल लोढ़ा is related to which of the following subjects? तो 2014 में एक कमेटी तैयार की गई थी जिसके हेड जो थे वो थे नरपत मल लोढ़ा। किस चीज से संबंध रखती थी ये कमेटी? पंचायती राज, ह्यूमन राइट्स, गवर्नर या फिर लोकायुक्त? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकायुक्त से संबंधित ये कमेटी थी। अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन इन द राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू एजुकेशन है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा, यानी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा? किस केस में कहा गया था? तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अब्दुल समाद, या फिर दूसरा कहां गया, अच्छा हाँ, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, या फिर मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, या फिर रामानुज वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में कहा गया था कि जो राइट टू एजुकेशन है वो किसके अंतर्गत आएगा? राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म्स डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जजेस, ट्रिब्यूनल जज, या फिर चीफ जज ऑफ अ स्मॉल के कॉज कोर्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो ट्रिब्यूनल जज होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में नहीं रखा जाता। अगला प्रश्न, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत इलेक्शंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ, यानी कि जो एससी कैटेगरी के जो सीट्स होती हैं उस पे जो पंचायत इलेक्शंस में उनके लिए जो रिजर्वेशन होता है एससी कैटेगरी के लिए, ये किस स्टेट में नहीं है? उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर हरियाणा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। अच्छा, पंचायत सिस्टम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। पहली बात, किस पार्ट में आता है? तो पार्ट 9 में आता है पंचायती राज सिस्टम। एक कमेटी थी LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, जिसके तहत पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, इंट्रोड्यूस किया कब गया था? तो संविधान का एक संशोधन था 73वां, कब? 1992 में आया था। और उस समय किसकी सरकार थी? PV नरसिम्हा राव की थी। ठीक है, इनकी गवर्नमेंट के अंतर्गत ये संवैधानिक संशोधन आया 73rd, इसी के अंतर्गत 11वां शेड्यूल ऐड किया गया और पार्ट 9 ऐड किया गया, जिसमें पंचायतों को ऐड किया गया। पंचायतों में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? पंचायत में टोटल हैं 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये बता देता हूं, 74वां संवैधानिक संशोधन भी 1992 में आया था, और उसके तहत क्या ऐड किया गया था? म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था। म्युनिसिपैलिटी यानी कि अर्बन गवर्नमेंट। अर्बन गवर्नमेंट किस शेड्यूल में आते हैं? 12th शेड्यूल में आते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं? 18 सब्जेक्ट होते हैं। ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, इनको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इनके नोट्स बना लेना, खूब रट लेना इनको। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और अगर नहीं मानते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो पता चलेगा आपको। द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गठन हुआ था पहली ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का आर्टिकल 344 के अंतर्गत। तो कब? इन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KM मुंशी, या फिर इन 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BG खेर, या फिर 1960 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SC छागला, या फिर इन 1965 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KM हुमायूं कबीर? तो किसके अंतर्गत, यानी कि किसकी चेयरमैनशिप में और कब ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है वो आया था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1955 में आया था। चेयरमैनशिप किसकी थी? BG खेर। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन था इसके चेयरमैन थे BG खेर, 1955 में आया था। अच्छा, आर्टिकल जो 343 है ना, इसी में कहा गया है क्या कि जो यूनियन होगी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी। और स्क्रिप्ट कौन सी होगी? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 16, what does balancing the need to use resources and also conserve them for the future known as?
यानी कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर रिसोर्स कंजर्वेशन। तो आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नाम की कुछ चीज है, आपको पता होगा 17 टोटल 17 एसडीजीज है ना। तो संसाधनों को सुरक्षित करना और उनको फ्यूचर के लिए बचा करके रखना, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और शुरुआत के जो 5 है ना उनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछ भी सकता है। पहला क्या है? पहले पे पॉवर्टी आता है, दूसरे पे आता है हंगर, तीसरे पे आता है हेल्थ, चौथे पे आता है एजुकेशन और पांचवे पे आता है जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, इनको नोट कर लेना। इन द पॉपुलेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया द पीरियड 1901 टू 1921 इज रेफर्ड टू एज 1901 से 1921 का ये जो दोनों दशक है, इनको किस तरीके के तौर पे, मतलब किस चीज के तौर पे जाना जाता है? डिक्लाइनिंग फेज, स्टीडी फेज, एक्सपेंशनरी फेज या फिर स्टैग्नेंट फेज। तो इनको गतिहीन चरण कहा जाता है, स्टैग्नेंट फेज। पॉपुलेशन नॉर्मल थी, न ज्यादा बढ़ी न ज्यादा घटी। क्वेश्चन नंबर 18th, what is a type of cybercrime attack where the cyber criminals flood a website with useless traffic to overwhelm the network? किस प्रकार का एक एक्टिविटी होता है जिसमें जो अटैकर्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक वेबसाइट पे यूजलेस ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो ट्रैफिक होता है यानी कि जो वेबसाइट का सर्वर होता है बहुत स्लो हो जाता है, उस पर अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो वेबसाइट जो है वो हैंग कर जाएगी, यानी कि वेबसाइट क्रैश कर जाती है, यूजर्स जो होते हैं उसको एक्सेस नहीं कर पाते। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पूफिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, साइबर स्टॉकिंग या फिर फिशिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें हैकर्स क्या करते हैं, अननेसेसरी यूजर डेटाबेस तैयार करके उस पर ट्रैफिक जनरेट कर देते हैं, जिससे बाकी के जो जेन्युइन यूजर्स होते हैं वो वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाते, है ना, और वेबसाइट क्रैश हो जाती है, जिससे कई बार क्या होता है, रिसोर्सेज टाइमली जो यूजर्स हैं उन तक नहीं पहुंचती है, उसी को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। स्पूफिंग क्या होता है? ये सारे कंप्यूटर टर्म्स हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम के लिए ही इन चीजों को पढ़ो, कंप्यूटर की ये जो टर्म्स होते हैं, ये जो पर्टिकुलर टेक्निकलिटीज होती हैं, इनको आप अपनी डेली लाइफ में भी जानो, क्योंकि आजकल जितना ही ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो साइबर अटैक्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उनके भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, आप स्कैम का शिकार हो सकते हो। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जैसे स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग वो होता है, जो हैकर्स होते हैं, अटैकर्स होते हैं, वो कोई, मतलब होते वो अटैकर्स ही हैं, हैकर्स ही हैं, बट आपको दिखाएंगे कि वो एक जेन्युइन एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे होगा जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, वो होगा .gov.in करके, मान लो उसमें आपको दिखा देंगे कि कोई हैकर होगा, वो कहीं ना कहीं कोई एक अक्षर अक्षर जो होगा वो एक्स्ट्रा लिख देगा, है ना, .gov.in करके, ऐसे करके, या फिर .agov.in ऐसे करके, वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप समझ नहीं पाओगे। वो एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को दिखाएंगे, हम गवर्नमेंट संस्था से हैं और हमारी ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपना डेटा अपलोड करो, आपको फ्री में फ़ोन दिया जाएगा, ये ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो जेन्युइन प्रोवाइडर है। और यूज़र क्या होता है, उतना ध्यान देता नहीं और उस पे फटाफट अपनी डिटेल भरता जाता है। तो वहाँ से कई बार क्या होता है, लोग शिकार हो जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे में बचना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं वो कैसे दिखती हैं, उनका जो यूआरएल होता है वो कैसा होता है। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो स्पूफिंग वही होता है कि कोई जेन्युइन होगा फ्रॉड, लेकिन वो जेन्युइन व्यक्ति बन करके आपके सामने आएगा ऑन इंटरनेट, तो उसी को स्पूफिंग कहा जाता है। साइबर स्टॉकिंग तो आपको पता ही है, अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हो ना, तो वो वही साइबर स्टॉकिंग होता है। फिशिंग क्या होता है? जैसे जब आप मछली पकड़ने जाते हो ना, तो जब फिशिंग करने जाते हैं, उसकी स्पेलिंग हालांकि अलग होती है ना, एफ से शुरू होती है, फिलहाल ये वही फिशिंग है। फिशिंग में क्या होता है, जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो चारा डालते हैं, चारे में क्या होता है, ऐसे हुक होता है और हुक के ऊपर ऐसा चारा लगा हुआ होता है। जब मछली आती है ना, मछली को लगता है कि ये तो चारा है, एक्चुअल में होता उसके अंदर हुक है, लेकिन मछली को दिखता है वो चारा है, और जैसे उसको पकड़ेगी, हुक में फंसेगी और उसको तुरंत निकाल लिया जाएगा, पानी के बाहर मर जाएगी। वही सेम होता है
कंप्यूटर इंटरनेट में फिशिंग होता है। क्या होता है? जो हैकर होगा वो आपको एक मेल भेजेगा। क्या होगा? आपको दिखाएगा कि इस पे क्लिक करो और फलाने साहब ने आपको हैप्पी न्यू ईयर की विश भेजी है, इस पे क्लिक करोगे और आपके नाम का एक विश जनरेट हो जाएगा और आप उसको बाकी लोगों को शेयर कर सकते हो। या फिर ऐसे कोई एक जो हैकर होगा वो एक लिंक बनाएगा, उस पे बोलेगा कि इस पे क्लिक करो और सरकार आपको 250 रुपए वाला रिचार्ज फ्री में दे रही है, या फिर आपको लैपटॉप दे रही है, या फ्री सोलर पैनल लगवाएंगे। और यूजर क्या कहता है, अरे भाई तो फ्री का मिल रहा है, भारत में तो वैसे भी फ्री बीज पाने के लिए लोग तड़पते हैं, तो कुछ भी फ्री में मिले, बस फटाक से आदमी क्या करेगा, उस पर क्लिक करेगा और फिर बस उतने में ही उसका काम हो जाता है। बैंक अकाउंट में अगर पैसा होगा वो खाली हो जाएगा, या जो भी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा होगा फोन में रखा होगा वो लीक हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है फिशिंग में, जो अटैकर होगा वो दिखाएगा कुछ और, क्लिक करोगे खाली हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसी चीजों से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी 82 डिग्री 30 मिनट, इसको 82.5 डिग्री बोलते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया विच पासेस थ्रू इन उत्तर प्रदेश। तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से पास होता है। बेसिकली ये पूछ रहा है किस जिले से पास होता है, गाजीपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर या फिर लखनऊ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। अगर क्वेश्चन में पूछे कभी कि किन स्टेट से पास होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। 5 टोटल स्टेट्स हैं जहां से ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पास होता है। पहला यूपी से पास होता है, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद सीजी यानी कि छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़, ठीक है, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना ये 5 स्टेट हैं जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पास करता है 82.5 डिग्री, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, द डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम एरिया इन उत्तर प्रदेश इज, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर्टिकुलर इन ऑप्शंस में देखोगे ना तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जो जीटीबी नगर है वो इन बाकी के ऑप्शंस में ऐसा जिला है जो कि कम एरिया रखता है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे कि ओवरऑल पूरे यूपी में सबसे छोटा शहर, छोटा जिला इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है, तो ध्यान रखना वो है हापुड़। ठीक, सबसे छोटा एरिया है इस जिले का, हापुड़ का। और अगर पूछे लार्जेस्ट कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी, है ना, लखीमपुर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एलिफेंटियासिस ऑल्सो नोन एज लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस इज कॉज्ड बाय पैरासाइटिक वर्म्स, ठीक है, एंड कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल थ्रू। कैसे? तो ये कह रहा है जो एलिफेंटियासिस होता है, जिसको हाथी पांव भी कहा जाता है, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस इसको बोलते हैं, फाइलेरिया भी कहा जाता है, ये एक पैरासाइटिक वर्म से होता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, लेकिन किसके थ्रू फैलता है? वायरस के थ्रू, रेप्टाइल्स के थ्रू, प्रोटोजोआ या फिर मॉस्किटोज। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मच्छरों के थ्रू फैलता है। इसलिए बार बार कहा भी जाता है कि मच्छरदानी लगा के सो, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो मच्छरों के थ्रू फैलता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, जैसे जो पैरासाइट होता है इसका नाम क्या है, तो वुचरेरिया, WECHER, अच्छा हाँ, RERI है, यही होता है वुचरेरिया। विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, BANCROFTI, ये होता है इस पैरासाइट का नाम, विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इस पैरासाइट के थ्रू ये फैलता है, ठीक है, पैरासाइट ही होता है। Which article of the Indian Constitution states that the president or the governor or the head of the state shall not be answerable to any court for the exercise of the powers and performance of the duties of his office? Basically, simple भाषा में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य का राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 352, 84, 61 या फिर 96? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 361। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डेली न्यूज़पेपर ईस्ट इंडियन, यानी कि ईस्ट इंडियन एक दैनिक पत्र था, ठीक है, समाचार पत्र था, और इसको किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट, ज्योतिराव फुले यानी कि ज्योतिबा फुले जिनको कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय या फिर हेनरी विवियन डेरोजियो
तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था। कब शुरू किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1831 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 24, रविकीर्तिज ऐहोल इंस्क्रिप्शन स्पीक्स इन डिटेल द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन सेकंड ओवर। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, पुलकेशिन जो राजा था किसके द्वारा लिखा गया था? रविकीर्ति, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। और ये कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन किसके ऊपर? कीर्तिवर्मन प्रथम, खारवेल, समुद्रगुप्त या फिर हर्ष। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। ये वही हर्ष, हर्षवर्धन के ऊपर पुलकेशिन द्वितीय ने विजय प्राप्त करी थी, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक, नर्मदा नदी के किनारे ये विजय प्राप्त करी थी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड फीचर्स क्रॉसेस टेक्स्ट आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। बेसिकली जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करोगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? बेसिकली ये पूछा है, जब जैसे मान लो ये वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में एक लाइन खिंच जाती है, इसी को एक शब्द दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में, क्या कहा जाता है उसको? पेजिनेशन, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू या फिर अंडरलाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्राइक थ्रू। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसमें स्ट्राइक थ्रू करोगे तो ऐसे बीचों बीच इन, ये जो सेंटेंस है इनके बीचों बीच में एक लाइन खिंच जाएगी, इसी को स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है, ठीक है, एमएस ऑफिस में होता है। अच्छा, बाकी की चीजें क्या है? पेजिनेशन, पेजिनेशन पता है क्या होता है? जब कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो और उसके नीचे ऐसे पेजेस लिखे हुए होते हैं, ऐसे पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, ऐसे 3, और बाकी के पेज ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, जो सबसे लास्ट पेज होगा वो ऐसे लिखा होगा, या फिर उसके आगे ऐसे ऐसे लगा होगा। तो बेसिकली पेजेस जितने होते हैं वेबसाइट के एकदम लास्ट में होता है, उसी को पेजिनेशन कहा जाता है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है आपको बता देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, हाँ, और एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ये जो ऊपर होता है ना, ऊपर, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और नीचे जो लिखा होता है इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, नीचे जो लिखा होता है इसको सबस्क्रिप्ट, ऊपर जो लिखा हुआ था सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अंडरलाइन तो आपको पता ही है, नीचे अंडरलाइन हो जाता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26, हु रेज द इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। किसने शुरू की थी इंडियन नेशनल आर्मी? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। देखो, कभी भी अगर इन दोनों का नाम है और ये पूछा जाए कि किसने शुरुआत करी थी, तो हमेशा ध्यान रखना कैप्टन मोहन सिंह ने शुरुआत करी थी। कब? 1942 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने 1943 में इसकी कमान संभाली थी, और बाद में फिर इन्होंने ही उसको आगे बढ़ाया और यही सुप्रीम लीडर बने। तो अगर फाउंडेशन की बात करें तो इट इज ऑलवेज कैप्टन मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज इंडियाज टाइम कीपर, दैट इज मॉनिटर्स इंडियाज टाइम सिस्टम। तो कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो भारत के टाइम सिस्टम को मॉनिटर करता है? तो पीआरएल, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, या फिर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंडियन नेशनल साइंटिफिक, सॉरी, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, या फिर सीएसआईआर एनपीएल, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है। एनपीएल बोले तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, एंड दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कहां पे आपको मिलेगा? न्यू दिल्ली में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, if a person hides income and is caught by the department, then he is fined under which section of the income tax act। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इनकम को छुपाता है टैक्स बचाने के लिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, फाइन पड़ती है। और ये किस एक्ट, यानी कि एक्ट, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसके किस सेक्शन के थ्रू उस पर कार्रवाई की जाती है? धारा 269 एसएस, किसका? इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट का 143, 271 का 1, या फिर धारा 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 271 का 1 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाती है और उस पर फाइन लगाया जाता है अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स चोरी करता है तो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। इसके पहले भी जो मैं सेट्स करवाया हूं उसमें मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बात करी है, और ये भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पिछले की वीडियोज में बताया इसको। इस वीडियो में ये, हालांकि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है किस सेक्शन में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात की गई है कि जरूरी है, तो सेक्शन 145, 146, 184 या फिर 197। तो सही आंसर इज ऑप्शन बी। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 146 में बात करी गई है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो अनिवार्य है।
In which landmark case did the Supreme Court hold that the right to information is a part of the freedom of speech and expression under Article 19(1) का सब क्लॉज ए? तो एक केस हुआ था जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वैसे भी लोगों के पास है, लेकिन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, और वो आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज ए में आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किस केस में कहा था? राजनारायण वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर अन्ना हजारे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनारायण वर्सेज उत्तर प्रदेश, यानी कि राजनारायण वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य जो है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 1975 में आया था, उस समय जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसमें अपॉइंटमेंट को लेकर के, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर के किसी ने एक इंफॉर्मेशन डाली थी और फिर उसको मना कर दिया गया था कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंटरवीन किया, कहा कि ऐसा नहीं कह सकते आप, नागरिकों का अधिकार है, उनको पता होना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो की गई है, नागरिकों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली वहीं से कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई। व्हाट इज द कोड फी फॉर फाइलिंग अ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं हर एक चीज, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप पिछली वीडियोस देखोगे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पीआईएल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। फिलहाल ये पूछ रहा है पीआईएल की फीस कितनी है, 10 रुपए, 100 रुपए, 1 रुपया, 50 रुपए। सही आंसर है ऑप्शन डी, सिर्फ मात्र 50 रुपए। क्वेश्चन नंबर 32, इफ अ पर्सन एक्सेसेस अ प्रोटेक्टेड सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन अंडर विच प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट इट इज पनिशेबल? बेसिकली प्रोटेक्टेड सिस्टम होता क्या है? मान लो गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, पावर ग्रिड की वेबसाइट है, अगर उसको कोई अनऑथराइज तरीके से उसको एक्सेस करता है तो बेसिकली वो हैकिंग के अंतर्गत आएगा, और वो आईटी एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत वो एक क्राइम है, और उसको उस एक्ट के किस धारा के अंतर्गत पनिश किया जाएगा? तो धारा 69, 70, 72 या 66 बी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 70, आईटी एक्ट की धारा 70 के तहत उसको दंडित किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जो कि भारत के प्रोटेक्टेड सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करता है। अच्छा, कितना? 10 साल की सजा, ठीक है, अप टू 10 years प्लस फाइन, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, विच कमिटी प्रोवाइडेड रेगुलेटरी रिकमेंडेशंस फॉर माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस वही होता है जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए जो लोन्स दी जाती हैं वो माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत आती हैं। तो इनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए। ये किस कमेटी के तहत आए थे? रंगराजन कमेटी, मालेगाम कमेटी, जलान कमेटी, या फिर दास कमेटी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मालेगाम कमेटी। कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए थे कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उन पे लिमिट लगाई जाए, ऐसा नहीं कि मनमानी रेट ले रहे हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए, कहा गया कि जो लोग आते हैं जो इतना नहीं जानते उनको प्रॉपर तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जाए कि भैया लोन जो आप ले रहे हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्या करोगे कि आपको नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब एहतियात बरती जाए लोगों को समझाने में। तो ये मालेगाम कमेटी के तहत इसको बताया गया था। आई कब थी? 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ईयर वॉज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नोटिफाइड अंडर द ईपीए 1986? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसके अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे, और वही पूछ रहा है कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब आए थे, 2000, 2011, 2016 या फिर 2020? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 2016 में आए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। क्वेश्चन नंबर 35, 197 कम्युनिकेशंस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ विच ब्रांड? किसकी पेरेंट कंपनी है? जोमैटो, पेटीएम, ओयो या फिर ओला? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोमैटो, सॉरी पेटीएम। जोमैटो की क्या पेरेंट कंपनी है पता है? इटर्नल, ध्यान रखना, अभी मुझे लगता है शायद 1 साल पहले इन्होंने इसको चेंज किया, इटर्नल है। ओयो की है प्रिज्म, ठीक है, इनकी पेरेंट कंपनी है प्रिज्म। जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है ना, वैसा ही। अच्छा, ओला की क्या है? एएनआई टेक्नोलॉजीज, एएनआई टेक्नोलॉजीज, ठीक, तो ये इनकी पेरेंट कंपनीज है। Question number 36. The organization formed in 2008 to unite all South American nations into a single body for political and economic cooperation is? 2008 में एक यूनियन बना साउथ अमेरिकन नेशंस का, ठीक है, एक सिंगल बॉडी जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स शेयर की जाएंगी और एक साथ ग्रो करेंगे।
उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा गया, कैन, यूनासुर, इकोवास या फिर एससीओ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका फुल फॉर्म देखो, बेसिकली इसको रखा गया यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस, तो उस हिसाब से तो यूएसएएन हुआ। तो ये यूनासुर कैसे होगा, एक्चुअल में ये स्पेनिश में इसको जब लिखेंगे तब ये यूनासुर होगा। जैसे यूनियन, स्पेनिश में इसको लिखते हैं यूनियन, हाँ यूनियन दे नेसियोनेस, ऐसे नेसियोनेस, ठीक है, नेसियोनेस सूरी अमेरिकानास, सूरी अमेरिकानास, ठीक है। तो इस वजह से ये यूनासुर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन डज बीएनएस 2023 कवर ऑफेंसेस रिलेटेड टू टेररिज्म। तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। धारा 111, 113, 115 या फिर 117। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 113 में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, ठीक है। 111 में क्या है पता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसको संगठित अपराध कहते हैं। 115 में क्या है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। अच्छा, 114 में हर्ट को डिफाइन किया गया है, 114 में हर्ट है उपहति, ठीक है। एक मिनट, इसको हिंदी में कहते हैं उपहति, हर्ट, ठीक। 114 में हर्ट है, 115 में ग्रीवियस, सॉरी वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी कि स्वेच्छा से वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट क्या होता है, यानी कि जब आप किसी को हर्ट करें और आपको पता है कि इसको नुकसान होगा, इसको हर्ट होगा, इसको क्षति पहुंचेगी, तो उसी को वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट कहा जाता है। 116 में पता है क्या है, ग्रीवियस हर्ट, यानी कि जिसको घोर उपहति बोलते हैं। और 117 में आता है वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, 114 में हर्ट, 115 में वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, 116 में ग्रीवियस हर्ट और 117 में वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। अगला प्रश्न, एट विच लेवल इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी मैंडेटरी अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो कह रहा है कि ये जो एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का, इसके अंतर्गत इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन उसका लेवल क्या होगा, किस लेवल पर रिक्वायरमेंट है इसको बनाने की। केवल सरकारी कार्यालय में, यानी कि ऑनली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर ऑनली इन वर्क प्लेसेस विद मोर देन 10 एम्प्लॉइज, ऑनली इन प्राइवेट कंपनीज या फिर ऑनली इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो भैया ध्यान रखना, कोई भी वर्क प्लेस हो जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हो, वहां पे एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है। और उसकी जो हेड होगी ना, वो एक महिला ही होगी, यह ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द थायुमानवर थिट्टम स्कीम। किस स्टेट ने लॉन्च करी, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। किस लिए लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, ताकि जो बुजुर्ग हैं और जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके घर तक जो राशन के सामान है उनको पहुंचाया जा सके, 2 स्टेप डिलीवरी की जाए। इसी वजह से गवर्नमेंट वहां पे जो तमिलनाडु में है वहां पे उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया, थायुमानवर थिट्टम स्कीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज, हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट सॉलिसिटर इन ब्रिटेन। सॉलिसिटर वही होता है जो यहाँ पे लॉयर होता है, तो यंगेस्ट लॉयर इन ब्रिटेन कौन बना, देविका सिहाग, ईशा रानी, कृषांगी मेश्राम या फिर प्रियंका शर्मा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कृषांगी मेश्राम, ठीक है। सो ये थे इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, आपने इनकी नोट्स बनाई होगी। और हाँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। कुछ भी पूछना हो वो भी लिखना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।